ओके सो लेट्स कंटिन्यू। आज हम बात करेंगे आर वॉल्जी एपैरेटस एंड लाइसोसोम्स के बारे में। तो हमारे पास सबसे पहले जो स्क्रीन पर मौजूद है, दिस इज एन आर। जो आर होता है बेसिकली, वो क्या होता है, आपका कंटिन्यूस होता है वो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। आप लोग को याद होगा, हमने फर्स्ट लेक्चर जब पढ़ा था इंटर ऑर्गेनेल्स के ऊपर, तो ये वाला पार्ट जो हमने पढ़ा था, ये क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो आप देखो तो आर कौन सा पार्ट है आपका, आर आपका ये वाला पार्ट कहलाता है। ठीक है, दिस इज योर आर्या, और रिमेनिंग ये पूरा क्या होता है आपका न्यूक्लियस का पार्ट होता है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब यहाँ पे आता है। अगर मैं इस स्पेसिफिक पार्ट की बात करूँ तो दिस इज माय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर्या। इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोलते हैं? सबसे पहली बात, इसके ऊपर अगर आप ये रेड डॉट्स देखो, ये इतने सारे रेड डॉट्स, ये क्या है, ये क्या बता रहे हैं मुझे? मुझे ये बता रहे हैं, अब तक तो हमें समझ आ गया है, जहाँ जहाँ मैं रेड डॉट्स ले भी करता हूँ क्या होता है, बेसिकली वो राइबोसोम्स होते हैं। तो हमें पता है यहाँ पे कौन से राइबोसोम्स होंगे, ये हमारे पास 80s राइबोसोम्स होंगे। ठीक है, 80s राइबोसोम्स। 80s क्यों होंगे? क्योंकि 70s जो होते हैं वो बाकी जगहों पे मौजूद होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और बैक्टीरिया। हमने ये पढ़ा था राइबोसोम्स वाली सब टॉपिक पे। ठीक है, लेट मी राइट इट क्लियरली। मेरे पास ये 80s राइबोसोम्स है। यहाँ तक तो मुझे बात समझ आती है। ये जो राइबोसोम्स होते हैं, जो कि इसकी सरफेस पर अटैच होते हैं, इसकी वजह से हम इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है, ये इसको एक रफ सरफेस दे देते हैं, इस वजह से एक रफ अपीयरेंस दे देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं इन राइबोसोम्स की वजह से। सिमिलरली हम अभी एस पढ़ेंगे, तो एस जो होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, और एस के ऊपर कोई राइबोसोम्स नहीं होते, तो हम उसको बोलते हैं। इसका मतलब है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो स्मूथ क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते। ठीक है, यहाँ तक तो मुझे बात समझ आई कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो रफ टर्म की यूज होती है बिकॉज इसके ऊपर 80s राइबोसोम्स हैं। अच्छा, अब मैं अगर इसको स्पेसिफाई करना स्टार्ट करूँ, कि जो इसके अंदर ये इनवर्ट फोल्डिंग्स हैं, ये क्या होती हैं? जैसे कि एक ये एक फोल्डिंग है मेरे पास, एक ये एक फोल्डिंग है, एक ये एक फोल्डिंग है। व्हाट इज दिस कॉल्ड? इसको हम कहते हैं सिस्टर्नी। सिस्टर्नी, ठीक है। अच्छा, ये प्लूरल सिस्टर्न होता है, और अगर मैं किसी एक स्पेसिफिक की बात करूं तो वो सिस्टर ना कहलाई। ठीक है, ये होते क्या है ये, आप क्योंकि एग्जाम के अंदर भी आप यही टर्म यूज करोगे, होते हैं फ्लैटेंड, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स। ठीक है, तो ये सिस्टर क्या होते हैं, आपके पास फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स होते हैं। यहाँ तक तो मुझे ये बात समझ आई। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ कि क्या होता है, इसके ऊपर 80s राइबोसोम्स होते हैं, जो ये फोल्डिंग्स हैं, जो ये फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स हैं, ये क्या होते हैं, सिस्टर होते हैं। यहाँ तक तो मुझे समझ आता है। अब इसके अंदर क्या होता है, हम थोड़ा सा वो बात करते हैं, फिर हम इसके रोल्स लिखेंगे कि रोल्स क्या होते हैं। बेसिकली क्या होता है कि आपके पास प्रोटीन होती है बाहर। ठीक है, यहाँ पे ये प्रोटीन है। ये प्रोटीन जो होती है ये मूव इन करती है आपके पास आर के। सही है, अब ये आर के मूव इन तो कर रही है। नेक्स्ट स्टेप क्या हो रहा होगा कि ये आर में मूव इन करने के बाद इन सारे सिस्टर्ने के थ्रू मूव करती है। अभी आप ये देखो, ये प्रोटीन जो है एक स्ट्रेट फॉर्म के अंदर है। सही है, एक प्रोसेस होता है जो कि हमारे आर में होता है, जो हमें एग्जाम में भी मेंशन करना होता है, वो होता है प्रोटीन फोल्डिंग। क्या होता है वो? प्रोटीन फोल्डिंग। इसकी इसकी दो टर्म्स होती हैं बेसिकली, हम इसको प्रोटीन फोल्डिंग भी बोलते हैं और पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन भी कहते हैं। सही है, सबसे पहली बात तो आप देखो, प्रोटीन सिंथेसिस होगी। प्रोटीन सिंथेसिस किस वजह से होगी? बिकॉज यहाँ राइबोसोम्स मौजूद है। अभी तक तो हमें ये पढ़ के आइडिया हो गया है ना कि इसके ऊपर राइबोसोम्स है, तो प्रोटीन सिंथेसिस होगी। तो बेसिकली वो वाया क्या होती है, ट्रांसलेशन। तो इस वजह से नेक्स्ट स्टेज जो आएगा आपकी प्रोटीन सिंथेसिस के बाद, जो नेक्स्ट स्टेज आएगा वो क्या होगा, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। मतलब ट्रांसलेशन के वाया तो आपके पास प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है राइबोसोम्स की वजह से, तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। अभी मैं ये मेंशन भी कर दूं। सही है, इस पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फोल्डिंग भी बोलते हैं। सही है, तो ये प्रोटीन यहाँ पे सिंथेसिस हुई। सही है, आगे करते 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 ये लास्टली यहाँ के प्रोटीन फोल्ड होके कुछ इस तरह से दिख जाएगी। सही है, अब ये सर्कुलर वे में फोल्ड होगी, ये सर्कुलर नहीं तो किसी भी वे में
ये फोल्ड होके कुछ इस तरह से लिख जाएगी। अभी ये लीनियर नहीं होगी, जैसे स्टार्ट में लीनियर थी ना, ऐसी ये लीनियर नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये जब ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन मेरी प्रोटीन फोल्डिंग हो जाएगी, तो ये आपका आर क्या करेगा, ये पैकेज करेगा इन प्रोटीन्स को वेसिकल्स के अंदर और ट्रांसपोर्ट कर देगा गोल्जी बॉडी को, आपकी गोल्जी पैरेटस को। क्या मतलब सर, अभी बताता हूँ। ये यहाँ से यूं करके निकल के आएगा, मतलब इस डायरेक्शन में यहाँ से ये मूव आउट करेगा एक वेसिकल। सही। और इस वेसिकल के अंदर क्या होगा मेरे पास होगी मेरी फोल्डेड प्रोटीन है। सही है। जो ये वेसिकल होता है, ये क्या होता है, आगे ट्रांसपोर्ट हो जाता है। बेसिकली मैं इसको मेंशन कर दूंगी, मेरे पास चीज क्या है, ये मेरे पास है वेसिकल। वेसिकल। ठीक है। मेरा जो ये वेसिकल है, ये क्या होगा, आगे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा गोल्जी बॉडी को। सिंपली आर का क्या फंक्शन है, अभी हम मेंशन भी करते हैं, तो चलो साथ साथ मेंशन करते करते डिस्कस करते हैं। ठीक है। सबसे पहली बात जो मैं मेंशन करूंगा इसमें, वो ये प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस। और ये किसके वाया होगा, वाया ट्रांसलेशन। और ये हो क्यों रहा है यहाँ, क्योंकि इसके ऊपर क्या मौजूद है, आपके पास राइबोसोम्स मौजूद हैं। हमने अभी तक तो पढ़ पढ़ के हमें आइडिया हो गया ना इतना, कि जहाँ पे भी राइबोसोम्स होंगे वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस तो होगी। सही है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, कि हमने अभी पढ़ा ना कि जो हमारे वेसिकल्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, कि जो फोल्डेड प्रोटीन होती है वो पैकेज कर दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, और वो जो वेसिकल्स बनते हैं वो आर से निकल के गोल्जी को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो हम वही बात यहाँ मेंशन करेंगे। हम लिखेंगे कि पैकेज, आर का काम क्या है, पैकेज द प्रोटीन्स इनटू वेसिकल्स एंड ट्रांसपोर्ट टू गोल्जी। अब आगे हम देखते हैं गोल्जी में क्या हो रहा होता है। बेसिकली हमारी जो गोल्जी बॉडी, जो गोल्जी पैरेटस है, उसमें क्या होता है। ठीक है। सो लेट्स सी। सही है। अच्छा, मैं इसको बल्कि नीचे ही कर दूँ, हम एक साथ ही इनके फंक्शंस भी लिख लेंगे। ठीक है। हम्म। तो बेसिकली अब स्टेप वन क्या है, ये बेसिकली मेरे पास बना हुआ है, मेरे पास मेरा आर मैं वापस से राइबोसोम्स वगैरह बना दूँ, मैं शायद ट्राई किए थे बनाने। ठीक है। ये मेरा आर था। सही है। मेरे पास यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से जो वेसिकल था मेरा, ये वेसिकल जो था यहाँ से वो निकला। और अब ये मेरे पास गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर है। अगर आप गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर देखो, क्योंकि ये यहाँ से आगे मूव करेगा इसकी तरफ, तो अगर आप गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर देखो, तो आपको दिख रहा है कि ये भी वही एक स्टैक है फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स का। सही है। लेकिन इसमें एक फर्क है। अनलाइक एस आपके पास जो एस यहाँ पे बना हुआ है, अनलाइक एस ये कनेक्टेड नहीं है एक तो एक दूसरे से, दूसरी बात इसकी एंड्स के ऊपर स्वेलिंग है। सही है। इसकी एंड्स पे क्या है, स्वेलिंग है थोड़े से, लाइक ये मोटे हुए हुए हैं, ये वाला जो एरिया है ना स्पेसिफिकली, मिडल से स्ट्रेट है लेकिन उसके बाद आगे जाके थोड़ी सी स्वेलिंग्स टाइप है। सही है। हमने ये बात इसके स्ट्रक्चर में नोटिस कर ली। ये जो स्ट्रक्चर जो है ना आपका फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस होता, तो ये वही है फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सेक्स, तो इनको भी हम क्या कहते हैं, सिस्टर्ना ही कहता है। सही है। तो इसको मैं जरा यहाँ मेंशन कर दूं, तो मेरे पास ये पूरा भी क्या कहलाता है, मेरे पास ये पूरा भी कहलाता है सिस्टर्ने। ठीक है। अगर सिंगुलर की बात करूँ तो सिस्टर्ना। लेकिन बस क्या होता है इसके अंदर फर्क है, ये कनेक्टेड नहीं होता, इसके एंड्स पे क्या होती है, स्वेलिंग होती है। गोल्जी में ये फर्क होता है। सही है। और ना तो ये कंटिन्यूस होता है आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, ये सेपरेट होता है। इसके ऊपर, इसकी सरफेस के ऊपर कोई भी आपके पास राइबोसोम भी अटैच नहीं होता। अच्छा, अब होता क्या है, यहाँ से फॉर एग्जांपल मेरी गोल्जी बॉडी जो है ना, उसके अंदर एक वेसिकल एंटर करता है। सही है। अब वो वेसिकल यहाँ से एंटर करेगा। सही है। फिर यहाँ आएगा 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 आएगा, अब जाहिर है दूसरे वाले में तो डायरेक्टली मूव नहीं कर सकता ना वो, तो क्या होगा कि वो यहाँ से बाहर निकलेगा वेसिकल। सही है। ये वेसिकल आया, फिर वापस एंटर करेगा यहाँ से। सही है। फिर यहाँ मूव करेगा 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 क्या होता है अभी मैं बताता हूँ। सही है। फिर वो क्या होगा,
कि वो यहाँ से निकलेगा वेसिकल और यहाँ जाएगा। सही है। फिर सिमिलरली यहाँ से करते 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 वो यहाँ पहुँचेगा। सही है, मैं इसको बना भी देता हूँ। इसके अंदर जो हमारे पास हमारी प्रोटीन है, ये हमारी फोल्डेड प्रोटीन मौजूद थी। अब बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो क्या हो रहा है आपका कि गोल्जी जो होता है ना, वो फर्दर प्रोटीन मॉडिफिकेशन करता है। सही है, और एक ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। सही है। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है, अभी आपको इतना डिटेल में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिकली पता होना चाहिए ग्लाइको क्या है। ग्लूकोज। सही है, मतलब एक कार्बोहाइड्रेट चेन ऐड कर देगा। सही है, आपके प्रोटीन के अंदर ग्लाइको ग्लाइको बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्लूकोज को। ग्लूकोज क्या आपका एक कार्बोहाइड्रेट है। सही है, तो आपके जो प्रोटीन होगी उसके अंदर एक कार्बोहाइड्रेट चेन अटैच कर रहा है, जिसकी वजह से क्या बन रहा है, ग्लाइकोप्रोटीन बन रहा है। सही है। और फिर वो जो है वो गोल्जी बॉडी से सिक्रीट हो जाएगा। अभी मैं दिखाता हूँ क्या। इसका एक काम और होता है, वो होता है लाइजोसोम बनाना। सही है। तो लेट्स अगर हम यहाँ मेंशन भी कर दें तो इसका मेन फंक्शन क्या होगा। सबसे पहला फंक्शन तो ये है कि फर्दर प्रोटीन प्रोटीन मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन। सही है। और सेकंड फंक्शन इसका क्या होगा, वो होगा फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। सही है, एक तो ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्म करेगा। थर्ड फंक्शन इसका क्या होगा, से ग्लाइकोप्रोटीन कैसे करेगा, कार्बोहाइड्रेट चेन अटैच कर देगा प्रोटीन के अंदर और फिर उसको सेक्रीट कर देगा। सही है। लास्ट फंक्शन इसका है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। क्लियरली, लाइसोसोम। अभी हम देखते हैं लाइसोसोम क्या है क्या नहीं है। अभी हर चीज देखते हैं। ये तीन फंक्शन हमें समझ आए गोल्जी बॉडी के, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होगा, इस तरह एंटर होगी। तीन तीन चीजें इसके अंदर हो सकती हैं। इस सबसे पहली तो होगी फर्दर प्रोटीन मॉडिफिकेशन, मजीद प्रोटीन जो मॉडिफाई होगी। कैसे मॉडिफाई होगी, दो टाइप से हो सकती है। तो उसको लाइसोसोम बना देगा, या लाइक नॉट नेसेसरली लाइसोसोम बनाएगा, मतलब क्या करेगा, वो कार्बोहाइड्रेट चेन अटैच कर देगा। सही है, तो ये फर्दर मॉडिफिकेशन हो रही है ना, फर्दर उसके अंदर एडिशन हो रही है। तो ये क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, या क्या होगा आपका लाइसोसोम बन जाएगा। और ये क्या होगा, इस तरह से सिक्रीट कर जाएगा बाहर। सही है, यहाँ से ये बाहर निकलेगा। ठीक है। और क्या होगा, ये आपका लाइसोसोम, ये अब आपका एक स्ट्रक्चर रिलीज हो गया बाहर। सही है। यहाँ तक तो मुझे समझ आई, आपको समझ आई बात। ठीक है। अब सर मुझे बताएंगे ये जो स्ट्रक्चर निकला ये लाइसोसोम है बिल्कुल, इसका नाम क्या है, लाइसोसोम। ठीक है, ये लाइसोसोम बने। अब लाइसोसोम क्या होता है, अब ये स्ट्रक्चर तो बन गया लाइसोसोम। लाइसोसोम बेसिकली ये स्फेरिकल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, जैसे आप देख सकते हो, मैंने आपके सामने बनाया, स्फेरिकल है, मेम्ब्रेन है इसकी। ठीक है। ये स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ गोल्जी वेसिकल होता है। सही है। ये एक बहुत स्पेशलाइज्ड काइंड होती है इसकी, गोल्जी वेसिकल की। गोल्जी गोल्जी बॉडी वेसिकल्स बनाती है ना, जैसे अब हमने देखा दो टाइप के वेसिकल्स बना रही है, अभी हमने स्पेसिफिकली सिलेबस के लिए पढ़ा। एक वेसिकल जो ये सिक्रीट करेगी वो क्या होगी, ग्लाइकोप्रोटीन वाला। और हमने जो सेकंड पढ़ा हुआ है लाइसोसोम। तो ये एक स्पेशल टाइप है, स्पेशलाइज्ड फॉर्म है गोल्जी वेसिकल की। सही है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। सही है। अगर मैं बात करूँ मैं इसकी, तो मैं यहाँ लिखूंगा, किसी और कलर से लिखते हैं, कंटेन्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है। एट लो पीएच, एट लो पीएच। ठीक है सर, इसके अंदर ये होता है कि ये जो आपके लाइसोसोम्स जो बनते हैं ये लो पीएच पे होते हैं, जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर। फंक्शन क्या है इसका, ये लाइसोसोम तो बन गया। सही है, ये स्पेरिकल है, हमें ये भी समझ आ गया। सही है, स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ गोल्जी बॉडी, ये भी समझ आ गया। जिसके इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ये भी समझ आ गया। फंक्शन क्या है फिर, ये लाइसोसोम बन के करता क्या है। तो लेट अस मेंशन कि वो करता क्या है, इसका एक्चुअल फंक्शन है क्या। तो इसका सबसे मेजर जो फंक्शन है, देयर आर थ्री फंक्शंस। सही है। एक फंक्शन कहलाता है इसका डाइजेशन। सही है। ऑफ नॉन फंक्शनल ऑर्गेनेल्स, मतलब किसी की आपकी प्रोडक्टिविटी, किसी फॉर एग्जांपल कोई माइटोकॉन्ड्रिया है। सही है। वो इतना अरसा रह लिया कि अब वो मजीद जो है वो
उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो गई है, सही है, वो अपनी ऑप्टिमल पावर पे नहीं चल रहा, सही है, उसकी कोई उसका मतलब अपना पीक चला गया, सही है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि उसकी मैक्सिमम एक माइटोकॉन्ड्रिया स्पेसिफिक, क्योंकि बहुत सारे होते हैं, तो एक माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसकी मैक्सिमम लाइफ स्पैन होता है 3 डेज, सही है। वो 2.5 डेज चल लिया, हमने देखा कि भाई उसका वो फंक्शनल ही नहीं रहा, सही है, उसके ऑब्वियसली उसका लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। तो लाइसोसोम का क्या काम होगा कि डाइजेस्ट कर लेगा उन नॉन फंक्शनल ऑर्गेनेल्स को। एक फंक्शन तो ये है, इसको स्पेसिफिक एक टर्म जो हम देते हैं सिलेबस के लिए वो है ऑटोफेगी, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन क्या हो सकता है सर इसका? सेल्फ डिस्ट्रक्शन, सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ नॉन फंक्शनल सेल्स, फंक्शनल सेल्स। क्या होगा बेसिकली, आपके पास जो है एक सेल है, सही है, अब सेल का भी लाइफ स्पैन है, ऑब्वियसली सेल्स भी आपके बढ़ते रहते हैं, इंक्रीज करते रहते हैं, पुराने सेल्स मरते रहते हैं, दे डाई, सही है, दे बिकम नॉन फंक्शनल। तो क्या है कि ये जो लाइसोसोम्स हैं, इसका एक फंक्शन होता है, ये खुद को डिस्ट्रॉय करते हैं इन अ वे कि सेल भी डिस्ट्रॉय हो जाए, सही है। तो बेसिकली ये खुद को इस तरह से ब्लास्ट होके खत्म करते हैं कि क्या होता है कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जाती है नॉन फंक्शनल सेल्स की, सही है। जब हम सेल की बिल्कुल लास्ट स्टेज आ जाती है कि भाई ये सेल फॉर एग्जांपल 2 दिन 4 दिन, जितने भी दिन हमारा सेल ये जिंदा रह सकता है, वो रह लिया, तो अब क्या होगा कि ये सेल खुद को ब्लास्ट करके खत्म कर लेगा। और इस तरीके से ये जो जिस सेल ये जो आपका लाइसोसोम है अपने आप को खुद ब्लास्ट करके खत्म कर लेगा, और जहां पे ये होगा ऑब्वियसली जिस सेल के अंदर होगा वो सेल भी खत्म हो जाएगा, सही है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोलिसिस, ऑटोलिसिस, ठीक है। एक इसका छोटा सा फंक्शन और है, वो ये है कि डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया, सही है। वो कैसे कि बेसिकली आपका जो है चलो हम बैक्टीरिया के ऊपर तो अलग से डिस्कस करेंगे, because हमने अभी तक बैक्टीरिया पढ़ा नहीं है। जब हम वो पढ़ेंगे उसके ऊपर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या होता है, लेकिन फिलहाल ये मेन 3 फंक्शंस है आपके पास गोल्जी बॉडी के, और ये 3 मेन फंक्शंस हैं आपके पास लाइसोसोम्स के। एक दफा फिर रिपीट करता हूँ, आपके पास आर ई आर से जो है वो एक वेसिकल आया जो कि एंटर किया गोल्जी बॉडी के अंदर, उसमें फर्दर जो है आपकी प्रोटीन मॉडिफिकेशन हुई, कि जैसे कि आपके पास एक कार्बोहाइड्रेट चेन अटैच हो गई, ग्लाइकोप्रोटीन बन गया वो, सही है। फिर वो रिलीज हो गया अब ग्लाइकोप्रोटीन, अगर ग्लाइकोप्रोटीन नहीं बना तो वो लाइसोसोम बना, सही है। लाइसोसोम बन के रिलीज होता है, जो लाइसोसोम होता है उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है उसकी पीएच लो होती है। इसके 3 मेन फंक्शंस हैं, 3 मेन फंक्शन में एक तो है कि भाई जो नॉन फंक्शनल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, या फिर अगर ये प्लांट सेल में तो क्लोरोप्लास्ट है, तो ये उनको जो है डाइजेस्ट कर जाए, सही है, ऑटोफेगी कहेंगे। क्या पता सेल आपका बिल्कुल लास्ट स्टेज पे चल रहा है, तो ये उन सेल्स को जो है इसको डिस्ट्रॉय कर दे, सही है, खुद ब्लास्ट होके, तो ये उसको ऑटोलिसिस कहते हैं। और लास्टली क्या है कि डाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आर या एस ई आर पे, फिर सेंट्रियोल्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स पे, ठीक है।